सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्पित है। आज की वीडियो होने वाली है बेसिकली पार्ट 4 ऑफ सॉलिड स्टेट चैप्टर एंड ये होगा बेसिकली लास्ट पार्ट सॉलिड स्टेट का। पिछले 3 पार्ट आपको मिल जाएंगे चैनल पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको देखने जाकर आप देख सकते हो, बड़ी मेहनत से बनाया यार। एंड ये होगा लास्ट पार्ट, इसमें डिस्कस करूँगा बेसिकली 3 टॉपिक के बारे में। पहला होगा हमारा वॉइड्स या फिर इंटरस्टिशियल साइड आप बोल सकते हो। जो दूसरा टॉपिक होने वाला है आज की वीडियो का वो होने वाला है डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल। और जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा हमारा इम्परफेक्शंस या फिर डिफेक्ट्स। तो इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक पूरा देखना, आपको सॉलिड स्टेट का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा और मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगा। तब तक के लिए विदाउट एनी फर्दर डिले करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, जहाँ तक बात आती है हमारे वॉइड्स की, तो वॉइड्स होते हैं हमारे बेसिकली 2 टाइप्स के। पहला होता है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड एंड दूसरा होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हमारे पास 2 टाइप के वॉइड होते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यार वॉइड का बेसिकली मतलब क्या होता है, तो यार वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉइड का मतलब होता है आपके पास कुछ नहीं होता, बेसिकली एम्प्टी स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एम्प्टी स्पेस कितनी होती है। एंड मैं आपको बताऊंगा कि एम्प्टी स्पेस बनती कैसे है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों केसेस में कैसे बनती है। मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक तरह से ऑक्टाहेड्रल फ्री स्पेस आपके पास बनती कैसे है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड की, वो कैसे फॉर्म होता है। तो वो फॉर्म होता है बेसिकली 2 लेयर्स में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होने के लिए आपको चाहिए होता है बेसिकली 4 एटम्स, 4 एटम्स, जैसा आपको नाम से समझ आ रहा होगा टेट्रा यानी कि 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म कैसे होता है, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। सो गाइस देखिए, ये 3 होते हैं हमारे एटम सेम प्लेन में, जैसे कि ऐसे रखे होते हैं। बेसिकली तीनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं एंड ये तीनों सेम प्लेन में, इसका मतलब ये तीनों ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। अब एक एटम होता है जो इनके ऊपर प्लेस हुआ होता है। मतलब एक एटम इनके मैं अगर ऊपर ऐसे प्लेस कर दूं, जैसे कि 3 बॉल रखी हैं 1 2 3 एंड मैं एक बॉल लाऊं और मैं उसके ऊपर प्लेस कर दूं, तो वो कैसी दिखेगी एक तरह से, समवॉट लाइक दिस। अब आप खुद सोचो एंड आप खुद विजुलाइज करने की कोशिश करो कि जब 3 बॉल्स आपकी ऐसे रखी होंगी एंड उसके ऊपर मैं 4th बॉल ऐसे लाके रख दूं, तो उसमें बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस बच गई। बेसिकली एम्प्टी स्पेस कौन सी है, ये वाली। सो गाइस देखो, जो मैंने ये स्पेस मैंने शेड की है यहाँ पर, ये वाली यही होती है आपकी बेसिकली टेट्राहेड्रल वॉइड, जो कि बनती है बेसिकली जब 4 एटम्स आपस में प्लेस्ड होते हैं इस तरीके से कि कुछ 3 एटम्स जो हो वो होंगे सेम प्लेन में, आपस में इंटर टच कर रहे हो एक दूसरे को, और जो 4th एटम हो वो आ जाए आपके पास अलग प्लेन में, यानी कि ऊपर से उसको आप प्लेस कर दो ऐसे। तो जो बीच में जो स्पेस खाली बचेगी इसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि ये बेसिकली टेट्राहेड्रल वॉइड होगा ये वाला। मैं आपको डायग्राम में दिखा दिया। एंड गाइज अगर आप इसको लाइन डायग्राम देखो तो वैसा बनता है कुछ, यानी कि एक ट्राइंगल एंड उसके सेंटर से हर एक पॉइंट को टच करता हुआ, बेसिकली ऐसा बनता है ये डायग्राम। क्योंकि आप देखो, ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है एंड ये एक सेंटर है, तो ये आपस में ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा जो कि एक तरह से ऐसा लगेगा। एंड जो बीच वाला सेंटर है वो क्या है, बेसिकली 4th बॉल का सेंटर, यानी कि ये वाला। सो गाइस इसको हम लाइन डायग्राम से ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, फिर मैं बताऊंगा कि वॉइड्स की क्वांटिटी कितनी होती है एज कम्पेयर टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। सो गाइस ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है बेसिकली, तो जो पहला पार्ट होगा वो तो सेम होगा, यानी कि 3 जो एटम्स होंगे वो एक प्लेन में ऐसे ही प्लेस्ड होंगे। जो डिफरेंस आता है वो आता है सेकंड पार्ट में, यानी कि जो अलग अलग दूसरा प्लेन होता है उसमें कैसी अरेंजमेंट है वो वाली। तो पहला पार्ट जो कि सेम है, 3 एटम एक प्लेन में रखे होंगे एंड एक ट्राइंगल शेप बना रहे होंगे जिसमें हर एक एटम एक दूसरे को इंटर टच करेगा, यानी कि ऐसा। फिर ये आपके पास सेकेंड एटम एंड ये फाइनली आपका 3rd एटम। सो जो प्रिलिमिनरी स्टेज है वो तो सेम है, यानी कि एक प्लेन में 3 एटम्स रखे हैं। अब डिफरेंस कहाँ आता है, सेकंड प्लेन में, यानी कि जिसके जो ऊपर प्लेन होगा उस, अब टेट्राहेड्रल वॉइड में लगते हैं हम लोग एक एटम। बेसिकली टेट्राहेड्रल वॉइड में कैसे बनता है, एक एटम उसके ऊपर रखे प्लेस कर दिया। अब इसमें क्या होगा, हम इसके जो ऊपर रखेंगे एक एटम नहीं रखेंगे, 3 एटम रख देंगे। और 3 एटम कैसे रखेंगे, इसी ट्राइंगुलर मतलब शेप में ऑपोजिट, यानी कि ऑपोजिट ट्राइंगुलर शेप में। इसका मतलब कैसे, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। जो पहला एटम होगा वो होगा ऐसा, ठीक है। जो दूसरा एटम होगा वो होगा कुछ ऐसा एंड फाइनली जो तीसरा एटम होगा वो कैसा होगा, आपको वैसे समझ आ गया होगा, वो होगा कुछ ऐसा। सो गाइस आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। 3 एटम्स एक प्लेन में और फिर उनके ऊपर और 3 एटम्स दूसरे वाले प्लेन में, यानी कि जो उनके ऊपर हम प्लेस करेंगे। सो गाइस एंड जो यहाँ पे फाइनली आपके पास स्पेस बच जाएगी, यानी कि ये वाली।
जो कर दिए मैंने शेड। एंड यही होता है आपका बेसिकली ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये वाली स्टेज, सॉरी ये वाली स्पेस, यही होती है हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एंड अब मैं बताता हूँ, पहले इसके लाइन डायग्राम देख लो। जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड का लाइन डायग्राम ये था, तो इसका लाइन डायग्राम कैसा होगा देख लो आप एक बार। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। बेसिकली ऑक्टाहेड्रल कैसे बना आपका, ये इसके सेंटर्स एंड उसके सेंटर्स अगर आप ओवरलैप कराओगे तो बेसिकली एक ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसी नाम से पढ़ा है क्योंकि 6 यार ऑक्टा मतलब 8, तो यार 8 साइड जैसे कि लाइन डायग्राम में आप देख रहे होंगे। एंड फाइनली 2 ट्राइंगल ऑपोजिट, यानी कि पहला ट्राइंगल ऐसा जो कि डायगोनल टच कर रहा होगा, एंड इसके ऑपोजिट दूसरा ट्राइंगल यानी कि ऐसा। सो गाइस ये बनेगा इसका लाइन डायग्राम, एंड इसका लाइन डायग्राम था ये। अब मैं बताता हूँ आपको बेसिकली ये कितने होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, कितने होते हैं एक एटम में, एक क्रिस्टल में, क्यूबिक क्रिस्टल में, रिलेटेड टू द नंबर ऑफ टोटल एटम्स। तो सो गाइस टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे बेसिकली अगर एक क्यूबिक क्रिस्टल है, सपोज एक क्यूबिक क्रिस्टल है, वो कोई भी हो सकता है, सिंपल क्यूबिक हो सकता है, बीसीसी हो सकता है, एफसीसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नो मैटर विच क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल है, सपोज उसमें n नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सिंपल क्यूबिक के केस में वो होंगे 1, n की वैल्यू कितनी होगी 1 या फिर z आप बोल सकते हो। बीसीसी केस में होंगे 2 एंड एफसीसी के केस में कितने होते हैं आपके पास 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में कितने होंगे, सपोज एक क्यूबिक क्रिस्टल है जिसमें n एटम्स है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे 2n, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आती है 2n। एंड सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं आपके पास n, सिंपल n, कुछ नहीं। सो गाइस ये थे इनके नंबर ऑफ वॉइड्स, यानी कि कितने बनेंगे n एंड 2n। सो गाइस यानी कि अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ आपके पास, सपोज आपके पास बीसीसी है। अब बीसीसी में आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द सेंस z, तो z कितना होता है बीसीसी में आपके पास 2 एटम्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आएंगे 2 × 2 यानी कि 4, इस केस में 4 आएगा। ठीक है, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने आएंगे सिंपल 2, मतलब कि n होता है तो सिंपल 2। सो गाइस इसमें सिर्फ इतना ही कैलकुलेशन थी, एंड वॉइड्स यहीं पे खत्म होता है हमारा पहला टॉपिक। वॉइड्स काफ़ी ईजी है, मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मोरलेस इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इसलिए यार वॉइड्स काफ़ी सिंपल है। बस आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स करने होंगे, प्रैक्टिस कर लेना। एंड अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स यानी कि क्वेश्चंस की अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग नीचे कमेंट में करके बता देना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल, वो मैं बताऊँगा। सो गाइस मैं इसको कर देता हूँ रब। सो गाइस अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि सेकंड टॉपिक पे जो कि है डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल। अब यार क्यूबिक क्रिस्टल होता है, उसकी डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे, काफ़ी न्यूमेरिकल्स आए हैं बोर्ड में, एंड मैं आपको पहले डेरिवेशन करके दिखाऊंगा। आपको डेरिवेशन याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, पता हो तो अच्छा है, लेकिन वैसे डेरिवेशन नहीं पूछी जाती, उसमें एज इट सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है जो कि पूछा जाता है बोर्ड्स में, एंड आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, जेईई मेंस प्लस एडवांस दोनों में। एंड मैं उसको ड्राइव करने वाला हूँ और आप लोग अच्छे समझ लेना उसको, थोड़ी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, एंड बेसिकली रिजल्ट याद कर लेना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइस डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं आपको पता है, रो से। रो इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी होती है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब पहले सबको पता होगा ये डेंसिटी है बेसिकली। सो डेंसिटी कितनी होती है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। अब इससे हम ड्राइव करेंगे मास इन द सेंस टोटल नंबर ऑफ जितने एटम्स हैं उन सबका मास। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, सपोज एक, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल कांस्टेंट, बेसिकली क्या बोलते हैं z। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया, नहीं आपको याद आ रहा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके देख लेना। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं z। फिर सिंपल है ना, बेसिकली एक एटम का जितना मास है इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ठीक है, तो सपोज मैं कर रहा हूँ कि एक जो एटॉमिक मास है वो कितना है m। अब यार ये m एटॉमिक मास है, बेसिकली आपको इसे n से डिवाइड करना पड़ेगा, n से क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एटम्स हैं। बेसिकली यहाँ मोल पे बात होगी, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मोल पे, क्योंकि आप जब मोल्स निकालते हो तो आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए ये एटॉमिक मास है, इसको आप डिवाइड करोगे n से, वो मैं नेक्स्ट उसमें करूँगा, अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल कितने थे मैंने कल बताया था a क्यूब। क्यों, क्योंकि a होता है उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो कि सेम होती है क्योंकि वो क्यूब है। सो zm अपॉन a क्यूब। अब गाइज z इंटू एम यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इंटू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को मैं रिप्रेजेंट करूंगा बेसिकली मोल्स के टर्म में, तो मोल्स के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, z इंटू एम यानी कि मॉलिकुलर यानी कि एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम, m
यानी कि एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम अपॉन क्या होगा बेसिकली Na, एटॉमिक मास अपॉन Na। तो ये हो गया मास ऑफ सिंगल, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ सिंगल एटम। आप समझ गए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। तो डेंसिटी कितनी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे एक बात बताओ, जैसे 100 बच्चे खड़े हैं आपके पास, तो एक बच्चे का जितना मास होगा और सब में सपोज एक ही मास के हैं, सब लोग एक ही वेट के हैं, सब लोगों का एक ही वेट है, तो 1 × 100 तो वही सबका होगा। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। Z इसका मतलब नंबर ऑफ टोटल एटम्स इनटू मास ऑफ ईच एटम, जो कि मैंने यहाँ दे रखा है एटॉमिक मास अपॉन Na। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। Na आपका है एवोगाड्रो नंबर, जो कि होता है 6.023 × 10⁻23 एंड इंटू ए क्यूब, कुछ में 6.022 भी होता है, इंटू ए क्यूब। ए क्यूब कैसा है आपको पता है, एक क्यूब है, a × लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि ए क्यूब। सो इसको हम जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, Zm अपॉन Na इंटू ए क्यूब। Na नीचे चला देगा, तो डेंसिटी आपके पास कितनी आ गई, Zm अपॉन Na इंटू ए क्यूब। सो गाइज ये आ गई आपकी डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल। ये है बेसिकली डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल की बात आती है, वो जो डिफ़ॉल्ट है वहाँ पे क्यूबिक क्रिस्टल ही होगा। एंड अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि होगा हमारा इम्परफेक्शंस, या फिर आप कह सकते हो डिफेक्ट्स। वो थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस बेसिकली याद करने का है। तो मैं करता हूँ उसको स्टार्ट, इसको मैं कर देता हूँ रब, ठीक है। सो गाइस ये मैंने टेबल बना दी है बेसिकली पूरी इम्परफेक्शंस या फिर डिफेक्ट्स की। तो जहाँ तक डिफेक्ट्स की बात आती है, देखो आप सबको पता है कि यार जितने भी लोग हैं अर्थ पे, या फिर जितनी भी अर्थ पे चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यार, सब लोगों में डिफेक्ट होता है यार। सब कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब लोगों में इम्परफेक्शंस होती हैं, चाहे वो ह्यूमन्स हो, चाहे वो बाकी एनिमल्स हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो। बेसिकली यहाँ सॉलिड की बात हो रही है। तो देखो ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट और थोड़ा इजी भी है, क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल आता नहीं है। बेसिकली सिंपल आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, बस आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है जो कि मैं बताऊंगा। तो ये है उसकी पूरी टेबल, ट्रस्ट में इसको अच्छे से याद कर लेना। इसको याद करके आप समझो कि आपका मतलब बेसिकली 30 to 40% आपने वो इम्परफेक्शंस कर लिया आपने। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपको इससे सारी टाइप्स पता लग जाएंगी, सारी मतलब कि कितने टाइप्स होते हैं, कितने उसके सब टाइप्स होते हैं, सब पता लग जाएंगे। इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना एंड अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट आता है हमारा, तो इम्परफेक्शन बेसिकली होते हैं हमारे 3 टाइप की, अगर मैं ब्रॉडली कैटेगराइज करूँ। पहला स्टोइशियोमेट्रिक, दूसरा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरा होता है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो जहाँ तक बात आती है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की, आपको नाम से समझ आ रहा होगा, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं। अच्छा मैं ऐसा करूँगा कि मैं लिखूंगा नहीं एक एक चीज़, मैं आपको बता दूंगा, आप लोग उसे अपने शब्दों में नोट कर लेना, मतलब अपने वर्ड्स में आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, आपको नाम से पता लग रहा होगा, ऐसे डिफेक्ट्स जो कि मतलब क्रिस्टल की या फिर उस मॉलिक्यूल की स्टोइशियोमेट्री को नहीं बिगाड़ते। मतलब प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो, ऐसे डिफेक्ट जो कि उस एटम की या फिर उस मॉलिक्यूल की स्टोइशियोमेट्री को बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ते। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, सपोज NaCl है, सो आप लोगों को पता होगी कि NaCl में Na1 और Cl1 ये इसकी स्टोइशियोमेट्री है बेसिकली। तो Na1 और Cl1 में अगर कोई स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है तो Na1Cl1 ही रहेगा, Na2Cl1 या फिर Na1Cl2 ऐसा नहीं होने वाला। अगर कोई NaCl में डिफेक्ट आता है तो उसकी स्टोइशियोमेट्री NaCl ही रहेगी, बेसिकली Na1Cl1 ही रहेगी, कोई उसकी स्टोइशियोमेट्री नहीं बिगड़ेगी, ठीक है। तो उन डिफेक्ट्स को हम कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट वो होते हैं जिनमें स्टोइशियोमेट्री बेसिकली बिगड़ जाती है। इसमें क्या होता है, एक कैटायन या फिर एक एनायन, बेसिकली Na कैटायन है क्योंकि वो प्लस मतलब पॉजिटिव हो जाता है रिएक्शन के बाद, एंड Cl एक एनायन जो कि नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर लेता है। सो अगर मैं बात करूँ कि NaCl, तो जहाँ तक बात आती है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की, तो इसकी स्टोइशियोमेट्री चेंज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो सकती है, Na1Cl2 हो सकती है इम्परफेक्शन के चलते। और तीसरा आता है आपके पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, बेसिकली वो तब होता है जब मिक्सिंग होती है, एंड वो बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके जो ये दोनों हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के सब टाइप्स की। तो इसके बेसिकली 4 तरह के सब टाइप होते हैं, एंड अगर एक एक करके डिस्कस करूँ तो पहला आता है हमारा वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट मैं यहाँ आ जाता हूँ, एक मिनट।
सो गाइस अब मैं बात करता हूँ पहले वैकेंसी डिफेक्ट की। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है बेसिकली, इसमें वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है बेसिकली, जो आपकी क्रिस्टल में लैटिस साइट्स होती हैं, लैटिस साइट्स इन द सेंस जैसे कि अगर हम क्यूब की बात करें तो उसमें 8 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कॉर्नर प्लेस्ड होते हैं। तो यार उन 8 पॉइंट्स को हम लोग लैटिस साइट्स कहते हैं, जहाँ पे एक तरह से एटम आपका प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या कहते हैं, लैटिस साइट्स कहते हैं। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, वो लैटिस साइट्स बेसिकली खाली होती हैं इन द सेंस वहाँ पर एटम होना चाहिए लेकिन वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इससे क्या होगा, डेंसिटी मॉलिक्यूल की डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है यानी कि जो स्टोइचियोमेट्री आप कह सकते हो वो सेम रहेगी। इसका मतलब लैटिस साइड्स खाली होंगी तो दोनों इक्वल की खाली होंगी, NaCl दोनों की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वैसी रहती है। वैकेंसी डिफेक्ट में लैटिस साइड्स खाली हो जाती हैं, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है लेकिन स्टोइचियोमेट्री नहीं बिगड़ती। एंड अगर मैं बात करूँ तो ये वाले जो होते हैं ये बेसिकली नॉन आयोनिक सॉलिड शो करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अब बात आती है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बेसिकली क्या है। सो गाइस अब मैं बात करूँ इंटरस्टिशियल साइड्स की, तो इंटरस्टिशियल साइड आपके पास क्या होती है जिसमें जो वॉइड्स होते हैं, जो आपको पहले पढ़ाया था, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी कि फ्री स्पेस आप बेसिकली कह सकते हो, उनमें एनायन या कैटायन आकर जुड़ जाता है। बेसिकली सेम नंबर ऑफ एटम जाके जुड़ेंगे क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसमें स्टोइचियोमेट्री तो बिगड़ेगी नहीं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इससे बेसिकली क्या होता है, स्टोइचियोमेट्री तो मेंटेन रहती है, वही सेम रहती है, लेकिन आपकी जो डेंसिटी होती है मॉलिक्यूल की वो हो जाती है इंक्रीज। मतलब समझ आ रहा है। पहले वाले पार्ट में क्या होगा, जो लैटिस साइड्स होंगे वो खाली हो जाएंगे, डेंसिटी हो जाएगी डिक्रीज। दूसरे वाले पार्ट में क्या होगा, बेसिकली उसका सिंपली अपोजिट, जो वॉइड्स होंगे, फ्री स्पेसेस होंगी, उसमें एक्स्ट्रा पार्टिकल आके जुड़ जाएंगे, डेंसिटी हो जाएगी इंक्रीज। एंड अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ एटम विच शो दिस डिफेक्ट्स, तो वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है वो शो करते हैं आपके पास बेसिकली नॉन आयोनिक सॉलिड्स, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो नॉन आयोनिक सॉलिड्स। यार ये अच्छे से याद कर लेना, ये याद कर लेना कि कौन सा टाइप का सॉलिड कौन सा डिफेक्ट शो कर रहा है। बेसिकली अगर मैं वैकेंसी और इंटरस्टिशियल की बात करूँ तो ये शो करते हैं, मतलब ये वाले डिफेक्ट जो सॉलिड शो करते हैं वो होते हैं नॉन आयोनिक सॉलिड। एंड वेयर एज जो मैं बात करूंगा मैं अभी फ्रेंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, तो वो कौन से सॉलिड शो करते हैं बेसिकली आपके आयोनिक सॉलिड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आयोनिक सॉलिड। तो आपके लिए याद करना बहुत ईजी है, शुरू के दो नॉन आयोनिक सॉलिड्स एंड नीचे के दो आयोनिक सॉलिड्स। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट है क्या। अब फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है, बेसिकली फ्रेंकल इज अ मिक्सचर ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब आपको अगर मिक्सचर ये कैसे पॉसिबल है, तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जो आपका स्मॉलर एटम होता है बेसिकली कैटायन होता है स्मॉलर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका मतलब थोड़ा जो एरिया हो जाता है वो कम हो जाता है। तो बेसिकली जो स्मॉलर आयन होता है यानी कि कैटायन बेसिकली जो मतलब मोस्ट केसेस में कैटायन होता है, वो क्या करता है अपनी स्पेस छोड़कर एक वॉइड की स्पेस ला जाता है। इसका मतलब रहेगा वो एटम के अंदर ही। बेसिकली एक आप ऐसे समझो लैटिस साइट है, उसकी एक कॉर्नर पे प्लेस्ड है, वो वहाँ से उठकर अपना एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड में जाकर चला गया। बेसिकली उसने वो एटम से नहीं गया, वो एटम के मतलब एक तरह से वो डिसलोकेट कर गया। इसलिए इस वजह से हम फ्रेंकल डिफेक्ट को बेसिकली डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। एक तरह से पहले वैकेंसी खाली हुई और फिर वापस इंटरस्टिशियल साइड यानी कि वॉइड में जाकर घुस गया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर बैठ गया। एक तरह से आप इसको ऐसे समझो कि आप इस वक्त रूम में हो लेकिन आप इस वाली चेयर से उठ के उस वाले बेड पे बैठ जाओ। बेसिकली आप हो तो रूम के अंदर ही, एंड इसलिए आपने डिसलोकेशन शो करी, इसलिए इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट कहते हैं या फिर फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। इसके मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। आयोनिक सॉलिड शो करते हैं, आप नोट कर लेना एग्जांपल इन द सेंस कौन कौन से क्रिस्टल शो करते हैं। तो जो पहला सबसे मेन क्रिस्टल आता है वो होता है ZnS शो करता है। और जो इंपॉर्टेंट क्रिस्टल आता है वो क्या आता है आपके पास, AgCl आता है, AgBr आता है, AgCl आता है आपके पास बेसिकली, AgBr एटसेट्रा। तो यार ये जो Ag वाले बहुत सारे शो करते हैं आपके पास, एंड आप AgI भी लिख सकते हो, वो भी शो करता है। सो ये सारे जो मतलब मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे शो करते हैं आपका फ्रेंकल डिफेक्ट, ये याद कर लेना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड वेर एज शॉर्टकी डिफेक्ट। अब यार शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, मतलब शॉर्टकी डिफेक्ट जो है वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह होता है। इसमें क्या होता है, सो गाइस शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ एनायंस एंड कैटायंस आर मिसिंग, यानी कि जो लैटिस साइड्स है जहाँ पर एनायंस और कैटायंस आपके बैठे हुए हैं एटम के अंदर, वो दोनों ही इक्वल नंबर में गायब हो जाते हैं। इसका मतलब डेंसिटी हो गई डिक्रीज, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो वैसी रहती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एक तरह से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ही है, जिसमें एनायन और कैटायन अपनी अपनी प्लेसेस छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन वो जाते हैं इक्वल नंबर में। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसका मतलब एक तरह से आप ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हो, आप एक रूम में बैठे हो, उसमें 8 गर्ल्स हैं एंड 8 बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ टू गर्ल्स का जो रेशो है वो 1:1 है। इसका मतलब अगर और सपोज ऐसा हुआ कि 2 गर्ल्स चले गई, सिमिलरली 2 बॉयज़ भी चले गए, एंड तो क्या होगा उसमें मतलब 6:6 यानी कि 1:1 बॉयज़ का रेशो स्टिल मेंटेन्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। ठीक है, सो यहाँ पे आता है हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट कंप्लीट होता है। एंड अगर मैं बात करूँ ये कौन कौन से आइटम शो करते हैं बेसिकली, तो ये है आपके पास KCl,
बेसिकली अल्काइल हैलाइड शो करते हैं इन्हें। आपके पास आता है KCl, NaCl, CHCl और AgBr। अब देखो आपने ये बात एक नोट करी होगी कि जो AgBr है वो दोनों शो कर रहा है। ये क्वेश्चन यार ट्रस्ट मी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स में 1 पॉइंटर या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जहाँ तक बात आती है काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड्स में भी एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी कि AgBr की मतलब कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो दोनों शो करता है फ्रेंकल डिफेक्ट एज वेल एज शॉर्टकट डिफेक्ट। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लेना AgBr दोनों शो करता है, फ्रेंकल भी एज वेल एज शॉर्ट की भी। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार 1 पॉइंटर में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल जो कि दोनों शो करता है। तो आप लोग याद कर लेना वो क्या है, AgBr आपका बेसिकली। सो मैं बढ़ता हूँ आपके नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पे। सो गाइस अब आते हैं हमारा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पे। तो यार ये ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो कि मतलब बेसिकली क्रिस्टल की स्टोइचियोमेट्री को बिगाड़ देते हैं, ठीक है। तो इसके आते हैं बेसिकली 2 टाइप। आपका पहला आता है मेटल एफिशिएंसी डिफेक्ट या फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट आप कह सकते हो। दूसरा आता है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एंड अगर मैं इसको फर्दर कैटेगराइज करूँ तो मेटल डेफिशिएंसी के कोई टाइप नहीं होते, फर्दर मेटल एक्सेस डिफेक्ट के टाइप होते हैं। यार एनसीईआरटी में मेटल एक्सेस रखा है तो आप एक्सेस समझना, या फिर एफिशिएंसी भी कहोगे तो कुछ गलत नहीं है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली। पहला होता है आपके पास एनायनिक वैकेंसी, दूसरा होता है आपके पास एक्स्ट्रा कटायंस। एक्स्ट्रा कटायंस का मतलब एक्सेस ऑफ कटायंस होना। तो अगर बात करें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता क्या है, तो यार मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एक तरह से अगर मैं एग्जांपल का समझाऊं, सपोज कोई क्रिस्टल है NaCl क्रिस्टल है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें मेटल कौन सा है, तो यार मेटल कैटायन होता है, यानी कि ये वाला। एनायन मोस्टली गैस होता है, फिर मतलब लिक्विड स्टेट में होता है। जो आपका मेटालिक स्टेट में होता है वो होता है आपका बेसिकली कैटायन, मोस्टली होता है कैटायन। एंड अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है बेसिकली मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो नाम से आपको पता लग रहा है मेटल एक्सेस, इसका मतलब Na यानी कि जो कैटायन होता है वो आपका ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा कैसे हो सकता है बेसिकली 2 रीज़न से। पहला रीज़न एनायनिक वैकेंसीज, यानी कि एनायन कम हो जाए, यानी कि NaCl में Cl कम हो जाए, या फिर एक्स्ट्रा कैटायंस मतलब कि NaCl में Na बढ़ गए। तो देखो तो एक तरह से आप ऐसे समझो कि जैसे 2 स्टूडेंट्स हैं, अगर एक को आपको इंटेलिजेंट करना है तो उसके 2 तरीके हैं, या तो ये पढ़ना स्टार्ट कर दे या दूसरा वाला टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दे। सो बेसिकली ऐसी है ये। सो अगर मैं बात करूँ एनायनिक वैकेंसीज की, तो एनायनिक वैकेंसीज में क्या होता है, हम इसको मतलब डिफेक्ट होता कैसे मैं बताता हूँ। एनायनिक वैकेंसी वाला डिफेक्ट प्रोड्यूस कैसे होता है मैं बताता हूँ। ये बेसिकली ऐसा होता है जैसे कि NaCl है, एक अल्काइल हैलाइड है। तो ये प्रोसेस एक तरह से ऐसा होता है कि जैसे NaCl लिया आपने, बेसिकली कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया, NaCl ही नहीं KCl कोई भी ले लो आप, मतलब CHCl कुछ भी ले लो। NaCl लिया आपने, कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया, उसको हमने हीट करा, उसको बेसिकली हमने कर दिया हीट एल्कली मेटल के वेपर्स में। इसका मतलब Na के वेपर्स में, यानी कि जो वेपर हैं ये बेसिकली किसके हैं, Na के वेपर्स, Na वेपर्स, यानी कि बेसिकली एल्कली मेटल के वेपर्स में मैंने हीट कर दिया उसको। सो गाइस क्या होगा, ये जो मेटल का पीस यहाँ पे रखा है, मेटल का टुकड़ा यहाँ पे रखा है, इसके ऊपर Na के जो पार्टिकल्स होंगे या फिर एटम्स होंगे वो आके इस पे ऊपर डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कुछ ऐसे ऐसे, समझ रहे हो। मतलब नीचे वाले पार्ट में तो नहीं आएंगे, हीट हो रहा है क्योंकि। सो क्या होगा, Na के एटम्स फिर डिपॉजिट होने स्टार्ट हुए, तो इसमें क्या होगा, जो Cl एटम होगा वो यहाँ से निकलकर सरफेस पे चला जाएगा, रिएक्ट करेगा Na से। समझ गए, हमने इसको हीट किया, Na के जो वेपर्स थे वो आकर मेटल पे डिपॉजिट हो गए। फर्दर क्या हुआ, Cl जो था आपका, उसने एटम जो बेसिकली क्रिस्टल के अंदर वाला Cl था, उसने क्या किया, अपनी जो उसका लैटिस साइड थी, जो उसको डिजर्व लैटिस साइड थी, उसको उसने छोड़ के ऊपर चला गया, वो जो डिपॉजिटेड Na ऊपर सरफेस पे उससे रिएक्ट करने। समझ गए। सो उससे क्या हुआ, उसके चलते यहाँ पर वैकेंसी खाली हो गई, या फिर मैं थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ। यहाँ पर एक वैकेंसी खाली हो गई, ठीक है। अब इस वैकेंसी पे क्या आएगा, Na से रिलीज हुआ हुआ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली जो यहाँ पे डिपॉजिटेड Na है और जो यहाँ से निकला हुआ Cl है, वो बेसिकली रिएक्शन करेंगे। इसका मतलब Na जो होगा वो Na पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। सो जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो आके यहाँ घुस जाएगा, जो आपका बेसिकली Cl का वैकेंसी बन चुकी है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घुस जाएगा। बेसिकली इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जो अपनी जो रिएक्शन के बाद छूटकर यहाँ पे आ जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर्स। एनसीईआरटी में उसका टर्म है एफ सेंटर, या ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। एफ सेंटर्स, बेसिकली एफ स्टैंड्स फॉर फार्बन सेंटर्स आप कह सकते हो, एफ सेंटर्स या फिर
फार्बन सेंटर्स। सो गाइस जो यहाँ पे एनायनिक साइड्स बनती हैं, मतलब जो वेकेंट होने के बाद Cl माइनस या फिर आपका बेसिकली एनायन के जाने के बाद, तो उनको हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर या फिर फार्बन सेंटर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो यार इसके चलते क्या होता है, इसके चलते एक आफ्टर इफेक्ट होता है बहुत अच्छा। वो क्या होता है, बेसिकली कलर्स प्रोड्यूस होते हैं क्रिस्टल में। तो वो क्या होता है, Na के टर्म्स में जो प्रोड्यूस होते हैं, मैं एक तरह से यहाँ लिख देता हूँ, Na की वजह से जो बेसिकली कलर्स प्रोड्यूस होते हैं, Na की एक्सेस की वजह से, बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, Na का एक्सेस हो गया, उसकी वजह से जो कलर्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होता है, बेसिकली येलो। उसके बाद आपका लिथियम आता है, लिथियम की वजह से क्या होता है, बेसिकली आपका वॉयलेट। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, लिथियम की वजह से पिंक होता है आपका, पिंक, वॉयलेट नहीं पिंक होता है। एंड आपका जो पोटेशियम होता है उसकी वजह से कितना होता है, वॉयलेट कलर होता है। यार ये अकेले अकेले नहीं है वैसे, मतलब आप समझ गए ना, NaCl, LiCl, KCl, मतलब अकेले अकेले नहीं है, आपको बता रहा हूँ। सो इनकी वजह से बहुत अच्छे कलर प्रोड्यूस होते हैं। एंड अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, जो कि है एक्स्ट्रा कैटायंस। तो एक्स्ट्रा कैटायंस में भी क्या करना पड़ता है हमें, हीट। इसमें आप एक तरह से ये समझ लो कि हीट ही है जो है, एक तरह से अगर मैं एग्जांपल दूं तो हीट करना पड़ता है। एग्जांपल इन द सेंस ZnO है, जिंक ऑक्साइड, उसको हम हीट करेंगे बेसिकली। काफ़ी मैंने हीट कर दिया तो फिर क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव निकल गया, एंड निकल गया ऑक्सीजन यानी कि ½ O2 अगर मैं कहूँ तो, और इसके साथ निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन, बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो निकल गए जिंक से। तो इसी को हम कहते हैं वो, तो अब देखो इसी को हम कहते हैं बेसिकली एक्स्ट्रा कैटायंस या फिर एक्सेस ऑफ कैटायंस। ये डिफेक्ट होता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंडर आता है। तो इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी वो आपकी उड़ जाएगी एटमॉस्फेयर में या फिर हो जाएगी यहाँ से गुल। तो आपका बचेगा क्या, Zn, जो कि एक तरह से एक्सेस ऑफ कैटायंस। तो यहाँ मैंने मेटल एफिशिएंसी डिफेक्ट के दोनों पार्ट्स पूरे कर दिए, एनायनिक वैकेंसी एंड एक्स्ट्रा कैटायंस। अब मैं बात करता हूँ बेसिकली मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सो मैं इसको रब कर देता हूँ, आप लोग पॉज कर लेना, बेसिकली पॉज करके नोट कर लेना। सो गाइज अब आते हैं हमारे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पे। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो होता है बेसिकली कैटायंस और एनायन, जैसे कि मैंने आपको बताया NaCl, Na कैटायन है, Cl आपका एनायन है। पहले हमको बताया था मेटल डेफिशिएंसी, अब आते हैं मेटल डेफिशिएंसी पे। तो मेटल डेफिशिएंसी में आपको पता होगा जो Na होगा यानी कि जो कैटायन होगा वो हो जाएगा कम। तो कम करने के बेसिकली हैं 2 तरीके, या तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आप या तो उसकी परसेंटेज कम कर दो, यानी कि कैटायन की परसेंटेज कम कर दो, उससे क्या होगा, मेटल डेफिशिएंसी हो जाएगी, या फिर आप एक तरह से उसकी बढ़ा दो बेसिकली एनायन की। तो यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली इसमें एक ही पॉइंट आता है। सो गाइस आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इट अराइजेज इन द मेटल्स विच शो वेरिएबल वैलेंसी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अराइजेज इन मेटल्स शोइंग वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी कौन से मेटल शो करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो वो करते हैं इनर ट्रांजिशन या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं आपके बेसिकली sp डी वाले जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो शो करते हैं, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक भी करते हैं लेकिन डी ब्लॉक को मेन मानते हैं। एंड अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो Fe+2 एंड Fe+3 बेसिकली दो हैं। सो गाइस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड अब मैं आता हूँ तीसरे वाले पे, जो कि आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जो कि सबसे कम पूछा जाता है एंड बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में एक लाइन बताया हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता कब है, जब आप क्रिस्टलाइजेशन करते हो, क्रिस्टलाइजेशन इन द सेंस मिक्सिंग करते हो। अब जब आप मिक्सिंग करोगे तो एक जो क्रिस्टल होगा वो होगा आपके पास बेस क्रिस्टल इन द सेंस जो कि ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा, यानी कि सपोज NaCl। एंड इसमें मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ प्लस सेकेंड वाला जो कि आपका मिक्सचर होगा या फिर आपका एड ऑन होगा, वो क्या होगा, बेसिकली कम वॉल्यूम में होगा, बहुत ही कम उसकी परसेंटेज होगी। वो क्या होगा, एक तरह से अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो वो क्या होगा, SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड के आपके पास NaCl के साथ मिक्सिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन। NaCl प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ SrCl2 व्हेन क्रिस्टलाइज्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो जाता है उसमें प्रोड्यूस। एंड अगर मैं इसका एक और एग्जाम्पल लूँ तो आप ले सकते हो AgCl, यानी कि आपका बेसिकली सिल्वर क्लोराइड। इसमें जब मैं करवा देता हूँ कैडमियम क्लोराइड यानी कि CdCl2 की मिक्सिंग, जिसमें कि ऑब्वियसली ये होता है आपका एड ऑन, यानी कि स्मॉल परसेंटेज वाला जो कंपाउंड होगा, और ये होगा आपके पास बेस एलिमेंट यानी कि बेस क्रिस्टल। सो इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी आपके पास पूरा हो गया है। ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसके बाद नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसके बाद ये तो यार पूछा भी नहीं गया, मतलब इसके हार्डली 1-2 क्वेश्चन आएंगे पिछले 1-2 सालों में। सो गाइस मैंने वॉइड्स भी कंप्लीट कर दिया है, तीनों टॉपिक जो मैंने बताए थे कवर कर दिए हैं। बेसिकली आपके पास
इम्परफेक्शन कवर कर दिया है एंड तीनों टॉपिक कवर कर दिए हैं। बेसिकली आपका वॉइड, आपका डेंसिटी एंड आपका इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट्स। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये सॉलिड स्टेट वाली सीरीज अच्छी लगी होगी। ये है उसका लास्ट पार्ट 4। एंड अगर आप लोगों को इसके क्वेश्चन चाहिए तो यार मैं ऐसा सोच रहा था कि पहले एक बार मैं 12th के सारे चैप्टर्स करा लूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उसके बाद एक अलग से क्वेश्चन सीरीज़ बनाऊंगा हर एक चैप्टर की, जो कि एक तरह से रिवीजन सीरीज़ का काम करेगी। सो गाइज अगर आपको क्वेश्चन इंस्टेंटली चाहिए पार्ट 5 में तो आप लोग बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर मैं ऐसा सोच रहा था कि एक बार सारे मतलब एक तरह से क्लास 12 के सारे चैप्टर्स कवर हो जाए तो मैं फिर बाद में करा दूंगा, एक अलग से सीरीज़ बना दूंगा पूरी। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगला जो मेरी सीरीज़ होगी वो होगी बेसिकली फिजिक्स का चैप्टर, जैसे कि मैं आपको बताया था केमिस्ट्री फिजिक्स ऑल्टरनेट क्रोनोलॉजी में आपके चैप्टर्स आया करेंगे। फिजिक्स की जो मैं चैप्टर उठाने वाला हूँ वो होगा पहला चैप्टर क्लास 12 का, जो कि होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो वो थोड़ा लंबा होगा तो उसको हो सकते हैं बेसिकली 5-6 पार्ट। तब तक के लिए आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड इसको बेसिकली 4 पार्ट हैं, आप चारों पार्ट देख लेना। 4th पार्ट तो ये एंड 3 पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को कर देना लाइक, प्लीज लाइक दिस वीडियो। एंड यार प्लीज़ बेल आइकन दबा देना फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। यार काफ़ी मेहनत से मैं कोर्स लाता हूँ एंड मुझे ही पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि मैं लास्ट ईयर यार 12th पास आउट हो गया था एंड मैं थोड़ा भूल गया क्योंकि बीटेक की पढ़ाई की वजह से, इसलिए मुझे भी रिवाइज करनी पड़ती हैं सब चीज़ें। तब तक के लिए यार चलते हैं, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना यार एंड प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।